अपना अपना हिस्सा प्रस्तुत है श्री वरयाम सिंह संधू की पंजाबी कहानी का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार हैं श्री जीत कौशिक। तो सुनी नाटक अपना अपना हिस्सा। क्यों भाई हरनाम सिंह सैलदारा, वो किधर जा रही है फाजे तड़के तड़के? मैंने कहा सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मलकीत सिंह। गन्ने लाद कर मंडी जा रहा है क्या? हाँ, शहर जा रहे हो तो आ जाओ बाचो, छाल मार कर। भाई चल आज तेरे हाथी पर ही चलते हैं। और सुना कोई नई ताजी है जी? अरे काहे की ताजीदार जी, हमारा तो बस वही हाल है, सावन हरे न भादों सूखे। क्यों? बस गाड़ी खींच रही है। तो रहन दे मलकीतिया, गाड़ी खींच रही है। वो तेरी गाड़ी तो दौड़ रही है, फ्लाइंग मेल की तरह सीटियां बजाती हुई है। भाई बाबे की मेहर चाहिए। हाँ भाई ये तो है। हाँ। मंडी जाना तो कल था, हाँ। पर कल धर्मे की माँ का भोग है ना, इसीलिए आज जा रहा हूँ। हाँ यार, वो भोग की बात तो मेरे दिमाग से भी उतर गई थी। उस बेचारी के भी दिन पूरे हो गए। देखो है जी, शहर जाकर मरना लिखा था उसके भाग में। जहाँ जिसकी आई मेरे भाई, प्राण उसने काम आकर ही छोड़े। हाँ। जहाँ की मट्टी थी वहीं आ गई। ये धर्मा तो बेचारा सीधा साधा है, पर लगता है ये घर भी अब बिखर कर टूट कर ही रहेगा। क्यों? वो अभी बूढ़ा बिशन सिंह तो जिंदा है। अरे उसे कौन पूछता है? बूढ़े बैल की तरह कोने में दुबका बैठा रहता है। किसी ने चारा डाल दिया तो 2 कौर निगल लिए, लेकिन कब तक? हाँ यार, वो हाँ सच, वो धर्मे की बहन बचनों को मैंने कल या परसों देखा था। बाबा ही भाई वो। लो, कई दिन हो गए, अजी उसने तो ससुराल से आकर भाई और बाप दोनों का जीना हराम कर रखा है। ओए उसे कौन नहीं जानता मलकीत सिंह। अब वो आई है तो स्वर्ण सिंह और करम सिंह भी आकर कोई ना कोई गोल तो जरूर खिलाएंगे। अरे स्वर्ण सिंह की क्या पूछते हो? क्यों? वो कहते हैं ना, एक तो करेला, हाँ। उस पर नीम चढ़ा। ओवरसियर बनते ही लहर बैर हो गई उसकी। हाँ, ये तो है। शहर में 2.5 मंजिली कोठी बनवाई है। बोलो बोलो बोलो। स्वर्ण सिंह के दर्शन भी साल में 2 बार ही होते हैं। बस जब फसल कटती है अपना हिस्सा लेने आ जाता है। हाँ भाई, अब गांव से इतना ही रिश्ता रह गया उसका। और स्वर्ण से छोटा करम सिंह भी जहर की गंदल है। ये तो। अरे उसने तो कभी माँ बाप की सुधी नहीं। देख भाई, पढ़ाई लिखाई में तो 16 दूनी 8 रहा, पर स्मगलिंग करके वो भी शहर में तन्हाशाह बना बैठा है। भाई जिसकी कोठी दाने उसके कमले भी सियाने। बिशन की लड़की बचनों और दोनों बड़े लड़के स्वर्ण सिंह और करम सिंह की आंखें अब बूढ़े की जमीन पे लगी हैं। बंटवारा हुआ ही समझो। पर वो जमीन के लगते क्या हैं? वो जमीन पर जानवर की तरह अपनी हड्डियां तो धर्मा तोड़ता है। ये सब गोल तो कुछ ना फौलदार जी, स्वर्ग नरक सब यही हैं। ये तो है, बस यही है। ला भाई कर में आ। ओए अपन तैयार होके टिचन हो गए। अब बता बात क्या थी? भाई साहब, दोपहर तक गांव पहुंचकर आज 2 टूक फैसला कर ही आए तो अच्छा है। ओए तेरी भाभी भी मुझसे यही कह रही थी। अच्छा? कहीं बापू हमारा सब कुछ धर्मे के नाम ही ना कर दे। ओ करके तो देखे, कचहरी न चढ़ा दूंगा। हमारा भी बराबर का हिस्सा है। हाँ भाई हाँ। वैसे बड़े भाई, तुरब चाल तुमने भी गहरी चली थी, है ना? ओए क्या मतलब है तेरा? भाई माँ को इलाज के बहाने गांव से अपने घर ले आए थे। क्यों? बापू पर अपना सिक्का जमाने, है ना? अरे छोड़ भी। ओ माँ को यहाँ लाकर मैंने तो अपने लिए मुसीबत मोल ले ली थी। वो क्यों? भाई तेरी तरह दौलत तो बरस नहीं रही। सरकारी नौकर हूँ, उसका इतना महंगा इलाज मेरे बस का तो था नहीं, इसीलिए उसकी हालत बिगड़ी तो धर्मे के पास गांव में छोड़ आया। ठीक है वीर जी, अब वक्त है एक मुट्ठी होकर
बापू और धर्मे से खड़ी खड़ी बात करने का। नहीं तो कहीं हाथ मलते ही न रह जाए हम लोग। भाई ओ करमिया, ओ तूने बचनी से तो बात की थी ना, कहीं वो कोई पंगा ना डाल दे। उससे भी की थी और अपने प्यारे जीजा जी को भी पट्टी बढ़ा दी है। अच्छा? वीर जी हाँ। फिक्र न करो, बचनी हम दोनों से ज्यादा सियाणी है। तो ठीक है भाई, आज ही सारा किस्सा झटकाए देते हैं। ठीक है। और मैंने सारे कागज वकील से ठीक करवा वाह, रखे हैं। वाह, वाह। बस बापू का अंगूठा लगवा लेते हैं। वैसे धर्मा है तो अपना छोटा भाई, पर बापू का चहेता है। धर्मे को पसमाने की तरकीब सोच लो वीर जी। ओए वो कहते हैं ना, नाइया नाइया कितने बाल, जजमान तेरे आगे ही आ जाएंगे। ओए तू चिंता ना कर। ठीक है वीर जी। बसंत गौरे, बसंत गौरे, क्या है जी? कब से पुकार रहा हूँ, आवाज सुनाई नहीं देती। देखो जी, इस मुंह रेडियो को बंद करोगे तभी तो तुम्हारी आवाज सुनाई देगी ना। ले अब ठीक है। देखो ना, रेडियो बजाना हो तो जरा धीरे। और आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? बूढ़ी माँ को मरे 10 दिन भी नहीं हुए और इनके घर से गानों की आवाजें आ रही हैं। ये तो उसके मरने की खुशियां मना रहे हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने घर में ही गाने सुन रहे हैं। इतना ही है तो वो अपने कानों में रुई ठूंस लें। दमाद हूं, दमाद, इस गांव का और घर का भी, समझी? अच्छा हाँ। अच्छा, अब बोलो, आवाज क्यों दी थी? और लोग अपनी ससुराल जाते हैं तो उनकी इतनी खातिर होती है, आओ भगत होती है कि रहे साईं का नाम। और यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। आ तो गई हूँ, अब बात भी तो बताओ ना, बुलाया क्यों था? अच्छा सुन, मैं आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो भोग के वक्त तक आ जाऊंगा। हाँ, तूने आज अपने बापू से पूरी बात करनी है, समझी? हाँ हाँ जानती हूँ, कर लूंगी। वो कर लूंगी नहीं, करनी है। कर लूंगी। अरे अपना हिस्सा ही तो मांग रहे हैं, किसी से खैरात तो नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं, हक। और बुड्ढे के जीते जी अपना हिस्सा ले ले, नहीं तो ये मेरे शहरी साले सब हड़प कर जाएंगे। मुंह धोकर बैठे, अपना हिस्सा तो मैं भी नहीं छोड़ने वाली। हाँ, जरा मजबूत रहियो, मजबूत। स्वर्ण सिंह और करम सिंह बड़े खर्राट और पैतरेबाज है। हाँ, वैसे भरोसा मुझे तेरे बापू का भी नहीं है। एक बात उसे कह देना मेरी तरफ से। क्या जी? अगर उन्होंने तेरा हक तुझे नहीं दिया तो तू यहीं बैठी रहना इसी घर में, और कोई जरूरत नहीं हमारे यहाँ आने की। मुझे तेरे हिस्से की जमीन की जरूरत है, तुझे भी रख लें अपने पास। नहीं नहीं, मैं सब ठीक कर लूंगी जी। हाँ, अच्छा चाय लाऊं तुम्हारे लिए? क्या 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 क्या? चाय? ओ चाय नहीं, वो दूध ला, दूध मेरे लिए। दमाद हूं इस घर का, समझ ले इतना। कोई ऐरा गैरा उठाई गिरा नहीं हूं। ओ आज 10 साल में तेरे कंजूस बाप ने और हरामी भाइयों ने दिया ही क्या है मुझे? अब इतने कंगले नहीं है तेरे घर वाले। अरे अपनी भाभी रत्नी को देख, हाय 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 हाय, खा खा के क्या लिशकारे मार रही है। क्या कहते हो जी? रत्निए, क्या है जी? क्या कर रही थी? काकू से कह रही थी कि कुछ खा ले, बिना खाए ही सो गया है। दादी का बड़ा लाडला था ना, ये भी कितना मोह करता था माँ से, सारा दिन उसकी झोली में बैठा रहता। तभी तो कहते हैं मूल से सूद प्यारा होता है। माँ जी के बाद बड़ा उदास उदास रहने लगा है। ओए पगलिए, मेरा मन भी तो जैसे मुर्दा हो गया है, कुछ करने को मन ही नहीं करता। सियाने यूं ही नहीं कहते कि दुनिया में सब कुछ बंदा पा लेता है, पर माँ बाप नहीं मिलते। बस करो जी, आप भी वाहेगुरु का सिमरन करो। सुनो जी, हाँ, नंद जी कह रही थी कि जीजा जी नाराज होकर चले गए हैं। क्यों जी? नाराज होकर चला गया? रत्नी है, उसे मैंने तो कुछ नहीं कहा, और बापू से भी उसकी कोई बात नहीं हुई। सुनो जी, आप बजनी बहन जी से बात तो करके देखो, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। और तू चिंता ना कर रत्निए, अगर कोई बात है तो वो देर तक छुपी नहीं रहेगी। बचनी के पेट में कोई बात आसानी से नहीं पचनी। वो तो ठीक है जी,
पर नंदोई जी हमारे तो पराहुते हैं ना, उन्हें हमें नाराज नहीं करना चाहिए। जानती है, बेबे कहा करती थी ये जमाई हर तरह से कसाई होते हैं, उन्हें ना पूछो तो भी बुरे, और पूछो तो सीधे सर पर चढ़ के नखरे दिखाने लगते हैं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ बोल, क्या बात है? आप वो कोई बात भी हो ना, किसी से मत उलझना, हम सभी से छोटे हैं ना जी। ओए पागवानी, मेरी आदत तू अच्छी तरह से जानती है, मैंने कभी किसी पे गुस्सा नहीं किया, लेकिन हाँ, अपनी इज्जत मुझे प्यारी है, इस पे आंच नहीं आने दे सकता। सुनो जी, आप काकू के पास थोड़ी देर आराम कर लो, मैं बापू को खाना देकर आती हूँ। पेट की आग तो बुझानी है ना जी, मरों के साथ मरा तो नहीं जाता ना। हाँ रत्निये, ठीक ही कहती है तो। जा बापू को रोटी दे आ। बापू, होगा वही जो तुम कहोगे, मैं तुम्हारा कहना मानकर वही करूंगा, बस तुम मुझे हुक्म करो। ओए पुत्र, तू अपनी बड़ी बहन से पूछ ले, फिर तेरे दोनों बड़े भाई भी तो आने वाले हैं। भाई मिल बैठकर सलाह मशवरा करके कार्य पूरा करो, दुनियादारी तो निभानी ही पड़ती है। बापू, रत्नी कल रात को बहन बचनी के बारे में कुछ कह रही थी। मैंने क्या कहना है वीरा, देखो ना, मैं तो वही कहती हूँ जो सोलाने सच होती है, चाहे किसी को मंदाई क्यों ना लगे। हाँ। और रानिए, तू मुझे बता बात क्या है? बापू, हम सभी भाई बहन अपनी अपनी गाड़ी खींच रहे हैं। मैं ये कह रही थी कि दोनों बड़े भाई भी आ रहे हैं। देखो ना, माँ के पोक का कारज है, फिर उसके फूल भी हरिद्वार ले जाने हैं। हाँ। शादी और गमी के वक्त हाथ खींचना नहीं चाहिए। देखो ना, दुनियादारी तो दुनिया में निभानी है। और तू काम की बात कर बचनी है, लीडरों की तरह लेक्चर मत दे। ना ना वीरा, सुनार की ठक ठक मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, लोहार की एक डोक बजाकर बात करती हूँ। हाँ, जो भी हिसाब किताब की बात है, खर्चे के पाई धेले की, सभी मिल बैठकर आज साफ हो जानी चाहिए। तू यूं ही अपनी सेहत खराब ना कर पहन बचनी है, मैंने अपना सिर ओखली में दिया है तो मैं चोट भी बर्दाश्त कर लूंगा। अब देखना वीरा, मुझे मालूम है तुम्हारा अपना हाथ भी इस वक्त तंग है। अच्छा। हाँ, मैंने तो बड़े भाइयों से कह दिया था, भाई तुम दोनों पर वाहेगुरु की मेहर है, तुम्हें बाबे ने तौफीक दी है, हिम्मत दी है, तुम खर्चा करने से पीछे ना हटना। हाँ। तेरी बड़ी बड़ी मेहरबानी। भाई मेरी बेटी बात सियानत की करती है, ऊंच नीच समझती है ना। देखो ना, उन्होंने मुझसे कहा हम तो सिर्फ साल छमाई गांव जाकर बच्चों के लिए दाने लेकर चले आते हैं, थोड़ा सा अनाज बस। सांझी जमीन पर काश तो धर्मा ही मुफ्त में कर रहा है। देखो ना वीरा, तेरे जीजाजी ने कभी मुझसे नहीं कहा, हालांकि क्या उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि सारे मुल्क में अब बहनें अपना हिस्सा, अपना हक ले रही हैं, लेकिन तेरे जीजाजी ठीक है, बहन मेरी है, ठीक है, उनसे कह कि वो भी आके तेरे हिस्से की जमीन ले जाएं, और तू भी ले जा। अब सभी की आंख में ये जमीन खटक रही है, अरे ले जाओ इसे उठा के, इस जमीन ने मुझे किसी मुल्क का बादशाह नहीं बना देना। अरे रे 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 रे, मुझसे क्यों लज रहा रे हैं? मैं तो सहज स्वभाव से बात कर रही थी। अपना सहज स्वभाव अपने पास ही रख बचनी है, अपने पास ही रख। और कम से कम 2 दिन के लिए आई है, ये 2 दिन तो शांति से निपट जाने दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं बचनी है, तेरे हाथ जोड़ता हूं, मुझे दुनिया को तमाशा नहीं दिखाना है। अरे अगर हम आपस में ही सगे, एक दूसरे के सगे नहीं हुए, तो दुनिया कभी किसी की सगी नहीं हुई। और बापू, बापू तुम क्यों चुप हो, तुम क्यों नहीं कुछ बोलते? अब मैं क्या कहूं बेटा जी, तुम सभी अब सियाने हो गए हो, बड़े हो गए हो, बुरा भला पहचानते हो। और मेरा क्या है, मुझे जहां कहोगे एक कोने में दुबका पड़ा रहूंगा। अब मेरे हाथ पैरों में सकत नहीं रही, कितने दिन और है मेरे, सभी कुछ अब तुम्हारा है, मेरा नहीं, मेरा अब कुछ शेष नहीं है। बापू, जोरू रही नहीं, जमीन जोरावर की। बापू, जमीन के मैं काबिल नहीं रहा, उसे कैसे अपनी कहूं।
जो कुछ है ओ दातिया तेरा, मेरा कुछ नहीं। जो चाहे ले ले, ले ले। बापू, बापू। रत्नी, लगता है आज दोनों वीर शहर से झगड़े के लिए पूरी तरह लैस होकर आएंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ जी, आप उनसे मत उलझना। मुझे छोटे जेठ जी से बड़ा डर लगता है जी। पंडित वासुदेव को तू जानती है ना रत्नी? है हाँ जी। जानती है, जब मैं पैदा हुआ था तो उन्होंने बेबे से कहा था तेरा ये बेटा बड़ा होकर साधु बन जाएगा, और मैं नहीं बना। अब पंडित कोई रब तो है नहीं जी जो उनकी बात पत्थर पर लकीर की तरह सच हो। बापू चाहता था मैं बादाम दूध मलाई खा पी के नामी ग्रामी पहलवान बनूं, लेकिन मैं नहीं बना रत्नी। जानती है, जब भी मैं अखाड़े में उतरता था हमेशा पीठ मेरी ही लगती थी। मुझे अखाड़े से डर लगता था रत्नी, बहुत डरता था मैं। अखाड़े में उतरते ही मुझे अपनी गर्दन पर किसी के घुटने के दबाव का वहम होने लगता था, बदन कांपने लगता था। अब पुरानी बातों को भूल जाइए जी। रतन कौरे, आज मुझे फिर एक बार कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अखाड़े में धोबी पटका देकर मुझे किसी ने नीचे गिरा दिया है और मेरी पीठ अखाड़े की मिट्टी से लगी है। मेरी गर्दन पर घुटनों का बोझ है, बड़ा ही वजनी बोझ रत्नी है। जानती है, बेबे की लूत को नहलाते वक्त बचनी ने किस सफाई से उसके कानों में से झुमकियां निकाल ली थी। मैं तो उसी क्षण समझ गया था कि मेरे साथ लगता है जेठ जी आ गए हैं। ये बड़े जेठ जी के मोटरसाइकिल की आवाज है, मैं पहचानती हूँ। तू सब कुछ पहचानती है रतन कौरे, और मैं सब कुछ देख समझ कर भी क्यों पहचान नहीं पाता। सत श्री अकाल बापू। सत श्री अकाल पुत्र। की हाल है बचनी है तेरा? चंगी हूँ वीर जी। आओ अंदर आ जाओ काका। और क्यों भाई तो दुआ, और कहाँ है? और लगता है बहू के घुटनों से घुटने जोड़कर बैठा होगा। चलता हूं रत्नी। सुनो जी, अपनी ओर से कुछ ना कहना। कोशिश करूंगा, वादा नहीं कर सकता। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल भाई। मैंने सोचा आप दोपहर तक आएंगे, इसलिए रतन कौर ने आपके लिए रोटी पका कर रखी थी। बस भाई, चलते चलते यूं ही देर हो गई। इधर बैठ जा मेरे पास। करम सिंह पुत्र, कुर्सी खींच ले। तरमिया कपड़ा लेके वीर के बैठने के लिए कुर्सी साफ कर दे। मैं ठीक हूँ, बैठा हूँ बापू। वैसे ये चारपाई और तख्तपोश हैं तो कुर्सी की कोई जरूरत नहीं। भाई हमारा घर है ये। क्यों वीर जी, हम कोई मेहमान है यहाँ क्या? हाँ भाई। तुम शहर में रहते हो काका, रोज रोज तो आते नहीं। ओ बचनी है जी। वो हमारा जीजा कहाँ है भाई? वो चंडीगढ़ गए वीर जी। अच्छा अच्छा भाई, मैं तो उसके लिए विलायती बोतल लाया था, लगता है उसे खुशबू नहीं आई। खैर शाम तक आ ही जाएगा। ले बचनिए, ये थैला तो संभाल के रख ले। लाइए वीर जी। बापू, इस समय हम सभी घर वाले यहाँ हैं, कल लोग आने शुरू हो जाएंगे, फिर मौका मिले ना मिले मैं और स्वर्ण वीर जी कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। हाँ हाँ करो बेटा, जरूर करो। क्या बात है तुदू? तू कुछ थका थका सा लग रहा है। वो तबीयत तो ठीक है ना तेरी? नहीं, चंगा हूं वीर जी। वीर जी, अकेली जान है धर्मा, खेती बाड़ी का बोझ इस अकेले बेचारे से हो नहीं पाता। फिर आजकल सेहत कायम रखने के लिए खुराकें भी कहाँ हैं। हाँ भाई, ठीक कह रहा है तू करमिया। वीर जी, ये भी मुझसे यही कह रहे थे, लगता है तुम्हारी जमीन से बचता बजाता कुछ खास नहीं। और तेरा घर वाला तजुर्बे की बात कहता है, भाई आखिर सियाना आदमी है। और करमिया जी वीर जी। भाई तू बापू को सारी बात बता दे। भाई वापस शहर भी जाना है, शाम को बड़ी जरूरी मीटिंग है मेरी। लो, बात कोई लंबी चौड़ी तो है नहीं भाई, हम तो सलाह मशवरा करने ही आए हैं। फिर पुत्र जी बुझारता क्यों डाल रहे हो? बात करो, बात क्या है?
बापू, हम सभी मिलजुल कर आपस में जो भी बात करेंगे ना, वो घर की घर में ही रहेगी। भाई प्रेम से जो बात सुलह सफाई की हो जाए वो ठीक रहती है। भाई एक बात तो मैं साफ साफ कह दूं कि बेबे का भोग करना है तो पूरी शान और शौकत से ढोल बजाकर सभी दोस्तों, वाकिफों और रिश्तेदारों को बुलाना है। कार्ड छपवा कर बांट रहे हैं। भाई माँ हमारी कर्मा वाली थी, नवासे पोते पोतियों का मुंह देखकर अपनी उम्र भोग कर बाबा जी के चरणों में गई है। उसका हमने बड़ा करना है। बात मेरी ठीक है ना बापू? काका जी, मेरी सलाह क्या पूछते हो? ओए, हम जैसे छोटे आदमियों का क्या बड़ा और क्या छोटा करना, रीति रिवाज अनुसार जो कार्य करना हो। बापू, मैंने भी करम सिंह को यही कहा था। भाई फजूल पैसा पानी की तरह बहाने से फायदा भी क्या है। भाई बेबे तो वापस आने से रही, लक्ष्मी का आदर करना चाहिए। वो कैसी बातें करते हो वीर जी आप भी? आप तो पढ़े लिखे सियाने मनुख हो, बिरादरी में नाक नहीं कट जाएगी? गांव वाले मेरे आपके मुंह पर थूकेंगे कि अच्छे भले कमाऊ पुत्रों ने मरी माँ का निरादर कर दिया। और क्या, आप बिल्कुल सच्ची खरी बात कह रहे हैं वीर जी। अपने ससुराल तो मुझे उनकी जली कटी सुननी पड़ेगी। अरे मेरे सास ससुर तो पूरी तैयारी किए बैठे हैं, उनका हक तो उन्हें देना ही होगा। और वो मेरी दिरानी और जिठानी, वो तो मुझे वैसे ही जीने नहीं देंगी। सारी उम्र के लिए मेरी गर्दन नीचे हो जाएगी। हाँ तो ठीक है फिर। भाई सभी की राय है तो धर्मा बड़े भाइयों के खिलाफ थोड़ी जाएगा। भाई ऐसा करो जी, मुझे आप हिसाब किताब करके मेरे हिस्से जो भी खर्च आता हो ना वो बता दो। भाई हिसाब क्या किसी मास्टर से पूछना है? 8-10 हजार तो लग ही जाएंगे। फिर भाई स्वर्ण सिंह का माँ की बीमारी पर 3-4 हजार रुपया खर्च भी तो हुआ था। हम तीनों के जिम्मे 1-1 हजार तो कम से कम वो भी निकलता है। पुत्र जी, वाहगुरु तुम्हारी कमाई में बरकत दे। अपनी माँ की बीमारी पर खर्च किया तो क्या हुआ? तुम में हिम्मत है, तौफीक है। धर्म सिंह ने सारी उम्र उसे रोटी भी तो दी है, कभी कुछ नहीं कहा बेचारे ने, सेवा ही करता रहा। लो देख लो बापू को। बापू कैसी बातें करते हो तुम? हैं, अगर तन्मय ने तुम्हें रोटी खिलाई है तो इसमें एहसान की क्या बात है? इसका फर्ज था। माँ ने भी तो इसे सारी उम्र अपनी छाती से लगाए रखा, इसके बच्चों को संभाला, उनके गंदे पोतरे धोती रही। माँ बाप की जायदाद की कमाई यही तो खाता रहा है। तू चुप कर जा बचनी है। किसी ने तुझसे तेरी राय नहीं पूछी है और तू इनकी वकालत क्यों करने लगी? जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मैं फूटी आंख नहीं सुहाती। मुझे देखकर तुम्हारी छाती पर सांप लौट जाते हैं। हाँ सच पूछो तो जद्दी जायदाद में मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी जमीन पर पूरा हक बनता है। बेशक 20 वकीलों से जाकर पूछ लो। हाँ। चल अब चुप कर जा कर्मा वाली, बातचीत शांति से करनी चाहिए। इस विषय पर फिर बात कर लेंगे। भाई मैंने तो इसलिए जिक्र छेड़ा था कि बड़े भाई के पास टाइम नहीं निकलता, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आए हैं। हाँ भाई, सरकारी नौकरी है, छुट्टी मिलती कहाँ है? पुत्र, तू ही शहर नौकरी के लिए भागा था, मैंने तो तुझे समझाया था। अब पछता रहा हूँ बापू। नौकरी की तनख्वाह में एक तो वैसे ही बरकत नहीं होती, और फिर शहर में अत्त के खर्चे, ऊपर से कमर तोड़ महंगाई। गांव वाली खाने पीने की मौज कहाँ? शहर में तो बरकत ही नहीं है बापू। शहर तो जी का जंजाल है बापू। सांप के मुंह में छिपकली वाली बात है, खाए तो कोड़ी, छोड़े तो जात जाती है। धर्मा तो खैर फिर भी सुखी है। हम सभी की जमीन इसके पास है, खेती करता है, 4 पशु हैं, दूध घी की बहार है। लो क्या बात करते हो वीर जी, आजकल अनाज का दाम भी तो चोखा मिलता है। भाई धर्मा छोटा भाई है, हमने इससे कभी हिसाब किताब नहीं पूछा। ये स्याह करे या सफेद, इसकी मर्जी। और क्या भाई, हमें तो खुशी है, खाए पिए मौज करे। वो चाहे पत्नी के लिए 4 जेवर बनवाए, भाई आखिर बहू है घर की। आखिर आप सीधी बात क्यों नहीं करते वीर जी? तू पुत्र, तेरे बड़े भाई हैं, आराम से बात कर। बापू ये बड़े हैं इसलिए चुप हूं। और नहीं तो क्या तू हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता? ओए माँ मरी है हमारी, बापू हमारा जिंदा है अभी। और क्या, इसी के होते हुए सुलह सफाई से हिस्से हो जाए तो ठीक है, और इसकी आंखें बंद करते ही क्या बता तेरे नियत में कोई फर्क आ जाए। और क्या, नियत बदलते क्या देर लगती है? फिर ये तो वही करता है जो इसकी घरवाली कहती है। बचनिए, खबरदार खबरदार, उसे बीच में मत घसीट। अरे हिम्मत है तो अपनी बात कह। अरे तो काटने को भी दौड़ता है भाई। जमीन मकान का हिस्सा कर ले, हम वापस अपने घरों को चले जाएंगे। हाँ,
यहाँ आपका है ही कौन? और जा जा, और तूने तो बापू पर भी जादू कर दिया है। सारी जायदाद हड़प नहीं कर सकेगा। हाँ, मेरा घर वाला तो ईंट से ईंट बजा देगा। ओए, हम अपने हक की बात करने आए हैं। इन जमीनों पर हक सिर्फ बापू का है, और बापू के बाद हम चारों का है। लेकिन बापू अभी जिंदा है। ओए, आंखें बंद होते देर नहीं लगती। ओह, हाँ, तो पहले बापू की बात ही तय कर लेते हैं। इतने बरस तक ये यहां पे रहे, मैं इनकी टहल सेवा करता रहा, अब आप इनकी सेवा कर लो। ओ भाई, बापू को शहर की आबोहवा रास कहाँ आती है। हाँ, और फिर शहर में हम खुद तंग मकानों में रहते हैं। बापू वही रहेगा जो सारी उम्र रहता आया है। हाँ, हक की बात का ढोल तो आप सभी लोग पीट रहे हैं, तो क्यों ना जमीन के साथ साथ बापू के टुकड़ों की भी बात तय कर लें। ओए पुत्रो, मेरी बात छोड़ दो, मुझे बीच में घसीट कर मेरी मिट्टी खराब मत करो। ओए, तुम एक मुट्ठी बनकर रहो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बापू, अक्लमंदी यही है कि अपने जीते जी हिस्से कर दे, कहीं बाद में तेरे लाडले पुत्र को फौजदारी का मुंह ना देखना पड़े। दुनियादारी आप ही के हिस्से नहीं आई है सरदारों, आप मांस से नाखून को जुदा करने आए हो, आप रिश्तों को तोड़ने आए हो। ठीक है वीर जी, जबरदस्ती से रिश्ते नहीं बनते हैं। जब मन में ही ईर्ष्या, घृणा और द्वेष की लौ जला कर आए हो तो ठीक है, मैं नकारा हूं, निकम्मा हूं, लेकिन आप लोग तो जहां साज हैं, व्यवहार की बात को अच्छी तरह से जानते हैं। ये बताइए, मरने वाली बुढ़िया के फूल लेकर कौन जाएगा? वो तू और कौन? और मैंने छुट्टी ली तो मेरी प्रमोशन रुक जाएगी, यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी। भाई, मुझे तो 2-3 दिन में दुबई और सिंगापुर जाना है। मेरी तो हजारों रुपए की रकम फंसी हुई है वहां पर। शर्म नहीं आती तुझे? सारी उम्र माँ का खाया है, अब तू उसके फूल लेकर भी नहीं जा सकता। सुन लो भाई, अपने से तो ये गंगा गुंगा नहीं जाया जाएगा। अगर बहुत जल्दी है तो आप लोग बुढ़िया के फूल गंगा में डालो, और ये जो बुढ़ा बैठा है ना तुम लोगों के सामने, जीता जागता सांस लेता हुआ, इसके फूल मैं अकेला ही गंगा में बहाऊंगा। और सच्ची बात तो ये है बुजुर्गों, अभी मुझ में हिम्मत नहीं है, मेरे बस का नहीं है ये सब। लेकिन आप लोगों को अगर ये सौदा भी मंजूर नहीं, तो सुन लो सरदार जी, वो सामने वाली खूंटी पर मेरे तीसरे हिस्से के फूल की पोटली बांधकर टांग दो। जब कभी मुझसे मुमकिन होगा, मैं खुद जाके उसे गंगा मां को सौंपाऊंगा। बाकी आप सब लोग सोच के फैसला कर लो। अपना अपना हिस्सा भी आप श्री वरयाम सिंह संधू की पंजाबी कहानी का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर श्री जीत कौशिक ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाबला कोचर, कमल साथी, अशोक मलकानी, टी.आर. मेहता, सुदेश सयाल, अभय भार्गव, विवेक शौक, रश्मि दर और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।